लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन की बात कर रहे थे कि रिस्पायरेशन कितने तरह का होता है। टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, तो हमने बताया था लास्ट क्लास में कि दो तरह का रिस्पायरेशन होता है। कौन कौन सा? एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन। एनारोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन में रहे थे। एरोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये कब होता है? ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा, ऑक्सीजन रहेगी तो एरोबिक रिस्पायरेशन होगा। एरोबिक रिस्पायरेशन को कंप्लीट रिस्पायरेशन भी कहते हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन के नाम से भी जानते हैं। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पर पूरी तरह से ऑक्सीडेशन हो जाता है। पूरी तरह से ऑक्सीडेशन मतलब जितने भी कार्बन होंगे, ऑल कार्बन विल कन्वर्ट इनटू द CO2, सारा कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पे इन ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन के ऑक्सीजन की वजह से इनकम्प्लीट रिस्पायरेशन होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होने के कारण ऑल कार्बन कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू द CO2, सारा का सारा कार्बन CO2 में कन्वर्ट नहीं होता। तो सारा का सारा कार्बन कन्वर्ट नहीं होगा। रिपीट कर देखना, एरोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, एनारोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। एरोबिक रिस्पायरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, एनारोबिक रिस्पायरेशन में इनकम्प्लीट रिस्पायरेशन होगा। एरोबिक रिस्पायरेशन में कार्बन जो है, पूरे जितने भी कार्बन होंगे, ऑल कार्बन विल कन्वर्ट इनटू द CO2, सारे कार्बन CO2 में कन्वर्ट होंगे। जबकि यहाँ पर ऑल कार्बन CO2 में कन्वर्ट नहीं होगा। ये कुछ और भी बनाएंगे। अच्छा, अच्छी और जानिएगा, एनारोबिक रिस्पायरेशन को फर्मेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। ऐसे तो फर्मेंटेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन मैक्सिमम जगह पर एनारोबिक रिस्पायरेशन और फर्मेंटेशन सेम वर्ड यूज किए जाते हैं, एक दूसरे की जगह पर यूज किए जाते हैं। थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है क्योंकि इन दोनों के बीच में, ठीक है। एनारोबिक रिस्पायरेशन को ही फर्मेंटेशन कहते हैं, या फर्मेंटेशन में एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है, याद रखिएगा। अगली बात आप बताइएगा, इसमें ज्यादा एनर्जी, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ज्यादा एनर्जी मिलेगी या इनकम्प्लीट होने में कोई प्रोसेस? यहाँ पर मोर एनर्जी रिलीज होगी, मोर एनर्जी निकलेगी, यहाँ पर लेस एनर्जी निकलेगी। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। मोर एनर्जी कितनी निकलेगी? 1 ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन से 686 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है। और ये 686 किलो कैलोरी एनर्जी जो है, ये एनर्जी जब कन्वर्ट होती है, इट विल कन्वर्ट टू द अप्रोक्सीमेटली 36 या फिर 38 ATP के बराबर होती है, लगभग 38 ATP। ये 686 किलो कैलोरी एनर्जी हमारी बॉडी में कितने ATP में कन्वर्ट हो जाती है? 38 ATP में। कुछ बुक में 36 भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा तो एक ग्लूकोज के रिस्पायरेशन से बहुत ही कम एनर्जी निकलती है, लगभग में 21 किलो कैलोरी एनर्जी, बहुत कम। और इतनी कम एनर्जी निकलती है, 21 किलो कैलोरी एनर्जी, और ये एनर्जी, बाकी एनर्जी क्या हो जाती है? हीट के फॉर्म में डिस्ट्रॉय हो जाती है। और ये बची हुई एनर्जी कन्वर्ट होती है तो मात्र 2 ATP में कन्वर्ट होती है, सिर्फ 2 ATP। याद रखिएगा, एनारोबिक रिस्पायरेशन से हमें बहुत कम एनर्जी मिलेगी, मात्र 2 ATP। जबकि एरोबिक रिस्पायरेशन होगा तो हमारे शरीर में बहुत एनर्जी मिलेगी, 38 ATP का फॉर्मेशन होगा एक ग्लूकोज से, ठीक है। कंप्लीट रिस्पायरेशन है ये, इनकम्प्लीट रिस्पायरेशन है, यहाँ पूरे कार्बन कन्वर्ट हो जाते हैं। देखोगे आपको एक फॉर्मूला के फॉर्म में लाते हैं इसको यहाँ से समझ में आपको आएगा एरोबिक एनारोबिक रिस्पायरेशन। अगर ये बात समझ गए हैं तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला सबको याद होगा, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, सबको पता होगा ना। अब बात करें ग्लूकोज का एरोबिक रिस्पायरेशन होना है, मतलब ऑक्सीजन ऐड होगी या नहीं होगी? हाँ होगी। कौन सी गैस चाहिए होगी? ऑक्सीजन ऐड होगी। कितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी?
एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीडेशन के लिए, क्वेश्चन ध्यान से समझना, एक ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है? आंसर होगा 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। मिनिमम 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के चाहिए होंगे। अगर 6 मॉलिक्यूल से कम हो गया ऑक्सीजन तो एक ग्लूकोज का रिस्पायरेशन कंप्लीट और एरोबिक नहीं हो सकता। तो कंप्लीट एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के कंप्लीट एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए 6 O2 चाहिए होते हैं। 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं। मॉलिक्यूल्स और एटम समझते हैं ना? O लिखेंगे तो क्या हुआ? O क्या है? एटम है। और जब 2 एटम आपस में मिल जाते हैं या 2 या 2 से अधिक एटम आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? ये मॉलिक्यूल्स। तो O2 क्या है? मॉलिक्यूल है। और O क्या है? एटम है। तो 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे। तो 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा और जब भी बताना एरोबिक रिस्पायरेशन को हाइड्रोलाइसिस भी कहते हैं, मतलब पानी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? हाँ, जरूरत पड़ेगी। 6H2O 6 पानी के मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी। वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे और जब एक ग्लूकोज 6 ऑक्सीजन और 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? देखते हैं यहां पर क्या होगा। हमने क्या कहा था? एरोबिक रिस्पायरेशन, कंप्लीट रिस्पायरेशन। कंप्लीट रिस्पायरेशन इसका मतलब इसमें जितने भी कार्बन होंगे सारे कार्बन CO2 बनकर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, बताओ कितने कार्बन दिख रहे हैं? कितने कार्बन है यहाँ पर? कार्बन 6 है। 6 कार्बन है तो 6 कार्बन निकलेंगे तो कितनी CO2 निकलेगी? जितने कार्बन है उतनी CO2 निकलेगी। 6 कार्बन इसलिए कितने CO2 निकलेंगे? 6 CO2 बाहर आएगी। रिएक्शन होने के बाद सारे कार्बन CO2 बनकर निकल जाएंगे, उड़ जाएंगे। उड़ने का सिंबल बगल में एरो लगा दिए, मतलब उड़ गए। गो बैंड कौन? उड़ गया। ये एरो का निशान ऊपर जा रहा है। तो 6 कार्बन थे इसलिए 6 CO2 बाहर निकलेंगे इस रिएक्शन के दौरान। और बचा क्या? बाकी बचा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिलकर ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन पानी मिलकर पानी बना लेगा। और कितना पानी बन जाएगा? 12H2O। ये भी पानी है, ये भी पानी, दोनों मिल गए तो देख लेना, बैलेंस कर लेना। 12H2O बन गया। तो 6CO2 प्लस 12H2O। और साथ में इस रिएक्शन के दौरान क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी। एक ग्लूकोज के रिस्पायरेशन से कितनी एनर्जी निकलती है? सबको याद करवाए थे अभी भी। 686 किलो कैलोरी एनर्जी निकलेगी। अगर ये ना लिखना चाहो तो यहाँ पर कितने एटीपी लिख सकते हैं हम? अप्रोक्सीमेटली 38 एटीपी। कुछ बुक में 36 भी लिखता है, दोनों सही है। एरोबिक रिस्पायरेशन का फार्मूला क्या हो गया? C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O equal to 6CO2 plus 12H2O plus 686 किलो कैलोरी एनर्जी या 38 ATP। ये एरोबिक रिस्पायरेशन का फार्मूला हो गया, समझ लेना। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। एरोबिक रिस्पायरेशन वाला तो ऑक्सीजन ऐड होगी कि नहीं होगी? हाँ होगी। कितनी ऑक्सीजन की जरूरत होगी? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। पानी कितना चाहिए होगा? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और जब 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन जुड़ेंगे, जितनी भी कार्बन इसमें होगी, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, जितनी भी कार्बन होगी सारा कार्बन क्या बन जाएगा? CO2 बन जाएगा। 6 CO2 निकल गई और बचा H2O। यहाँ का भी H2O वाटर और यहाँ का भी वाटर मिलकर 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स बन गए और एनर्जी निकल गई 686 किलो कैलोरी एनर्जी। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए सबको। C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O equal to 6CO2 plus 6H2O plus 686 किलो कैलोरी एनर्जी। ये एरोबिक रिस्पायरेशन का फॉर्मूला है, ये आप सभी को याद होना चाहिए। एनारोबिक रिस्पायरेशन का फॉर्मूला पूछे अगर तो ग्लूकोज का फॉर्मूला याद करो। C6H12O6। एनारोबिक रिस्पायरेशन का मतलब ऑक्सीजन ऐड होगी या नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, वाटर भी ऐड नहीं होगा। तो डायरेक्ट C6H12O6 से डायरेक्ट क्या बनेगा? आपका डायरेक्ट कन्वर्जन होगा। तो बताओ क्या 6 के 6 कार्बन CO2 बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। कंप्लीट रिस्पायरेशन नहीं होगा। ना तो ऑक्सीजन ऐड होगी, ना वाटर ऐड होगा, ठीक है, और ना ही जो कार्बन है ये पूरी कन्वर्ट हो पाएगी, ऑक्सीडाइज हो पाएगी। तो सिर्फ कितनी CO2 निकलेगी? इस प्रोसेस के दौरान मात्र 2 CO2 बाहर निकलेंगी।
और सिर्फ 2 CO2 निकली तो कुछ CO2 तो बची हुई है, कार्बन तो बचा हुआ है, तो कार्बन क्या रहेगा, तो कार्बन मिलकर पानी के साथ रिएक्शन करके एक मॉलिक्यूल बनाएगा और कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। तो क्या बन जाएगा, प्लस ऑर्गेनिक एसिड बनाएगा। ये ऑर्गेनिक एसिड कुछ भी हो सकते हैं, ये ऑर्गेनिक एसिड हो सकते हैं आपके लैक्टिक एसिड, एथेनॉल अल्कोहल हो सकता है, अल्कोहल हो सकते हैं, लैक्टिक एसिड हो सकते हैं, एसिटिक एसिड हो सकते हैं, कोई भी तरह की ऑर्गेनिक एसिड हो सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका एनारोबिक रिस्पायरेशन का। ठीक है, एनर्जी निकलेगी कि नहीं निकलेगी, हाँ निकलेगी। कितनी एनर्जी निकलेगी, मात्र 21 किलो कैलोरी एनर्जी, या इसको एटीपी के फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे 2 ATP। ये फॉर्मूला आपका हो गया एनारोबिक रिस्पायरेशन का। क्या फॉर्मूला है, C6H12O6 इक्वल टू 6O2 प्लस ऑर्गेनिक एसिड प्लस 21 किलो कैलोरी एनर्जी। या फिर कहीं कहीं पे इस ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मूला भी लिख सकते हो आप चाहो तो। ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मूला जैसे कि एथेनॉल बनेगा, एथाइल अल्कोहल, अल्कोहल बनेगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H5OH, एथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है। C2H5OH के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, एक बनेगा या 2 बनेगा, तो 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, बैलेंस करने के रिएक्शन को 2 मॉलिक्यूल्स, तो 2C2H5OH। ये हो गया एनारोबिक रिस्पायरेशन का फॉर्मूला। याद होना चाहिए सभी को एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन का फॉर्मूला। ग्लूकोज से निकलेगी 2 CO2, 2 एथाइल अल्कोहल बनेंगे, मॉलिक्यूल्स बनेंगे और 21 किलो कैलोरी एनर्जी निकलेगी। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, जब भी फर्मेंटेशन होता है तो फर्मेंटेशन के दौरान क्या बनते हैं, ऑर्गेनिक एसिड बनते हैं। हमने बताया ऑर्गेनिक एसिड बनते हैं, और ये ऑर्गेनिक एसिड जब बनते हैं फर्मेंटेशन के दौरान, तो ये क्या हो सकते हैं, हमने बताया फर्मेंटेशन के दौरान ये बन सकते हैं आपके एथेनॉल अल्कोहल बन सकता है, अल्कोहल हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये लैक्टिक एसिड भी हो सकता है। अगर ये अल्कोहल रहा, इस तरह के फर्मेंटेशन को अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहेंगे, और अगर ये लैक्टिक एसिड रहा, इसे इस तरह की फर्मेंटेशन को लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहेंगे। रिपीट कर रहे हैं, फर्मेंटेशन के दौरान आइदर अल्कोहल बनता है और लैक्टिक एसिड बनता है, जो भी बनेगा उस हिसाब से उस फर्मेंटेशन का नाम होगा। अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रहा होगा तो फाइनल प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड बनेगा, अगर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रहा होगा तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। जो चीज बनता है, अल्कोहल बन रहा है, लैक्टिक एसिड बन रहा है, सबसे 2 तरह के फर्मेंटेशन हो गए, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के टाइप फर्मेंटेशन कब होगा, ऑक्सीजन की अब्सेंस में। एनारोबिक रिस्पायरेशन को भी फर्मेंटेशन कहते हैं, लेकिन फर्मेंटेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, एनारोबिक रिस्पायरेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, लेकिन फर्मेंटेशन ओनली और ओनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है। फर्मेंटेशन कभी भी हमारे शरीर में नहीं हो सकता, बड़े ऑर्गेनिज्म के शरीर में फर्मेंटेशन नहीं होता। फर्मेंटेशन हमेशा किसमें होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है। एनारोबिक रिस्पायरेशन कहाँ होते हैं, तो एनारोबिक रिस्पायरेशन कहीं भी हो सकते हैं, सेल के अंदर होते हैं, जनरली सेल के अंदर होते हैं, इंट्रा सेलुलर होते हैं। लेकिन फर्मेंटेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर होते हैं। एक बार रिपीट कर रहे हैं, एनारोबिक रिस्पायरेशन को ही फर्मेंटेशन कहते हैं, एनारोबिक रिस्पायरेशन को ही फर्मेंटेशन कहते हैं। मतलब फर्मेंटेशन में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। फर्मेंटेशन 2 तरह का होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के दौरान फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल बनता है, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के दौरान लैक्टिक एसिड बनता है। और फर्मेंटेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन दोनों सेम है, सिर्फ माइन्यूट डिफरेंस है दोनों में। क्या डिफरेंस है कि फर्मेंटेशन ओनली और ओनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, इन सब में होता है, सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशन सब में हो सकता है। दूसरा डिफरेंस है कि एनारोबिक रिस्पायरेशन सेल के अंदर होता है, और फर्मेंटेशन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता है, मतलब सेल के बाहर होता है। ये 2 चीजें डिफरेंस था। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। अगर मान लीजिए आप आज से सोचें, ये आज से हम जिम जाना स्टार्ट करते हैं, आज से, और आप जिम में गए, पहला दिन था, फर्स्ट डे था, आपने बहुत एक्सरसाइज कर लिया,
उसके बाद होने क्या वाला है आज शाम को, आज रात को क्या होने वाला है, आज आपने बहुत एक्सरसाइज कर लिया, आपके पूरी बॉडी में बहुत गंदा वाला पेन होगा। जिस भी ऑर्गन का एक्सरसाइज किया होगा, हाथ से किया होगा तो हाथ में, पैर से किया होगा तो पैर में बहुत दर्द उठेगा। या फिर आपको बोलते हैं कि आज आप 5 किलोमीटर दौड़ कर आइए, आप 5 किलोमीटर रनिंग तो करेंगे, रनिंग करने के बाद शाम को आपके पैरों में भयंकर वाला दर्द उठने वाला है। क्यों ऐसा होगा, कहाँ दर्द होता है, क्यों दर्द होता है और कैसे ठीक होगा, 3 क्वेश्चन के आंसर दीजिए। इन 3 क्वेश्चन का आंसर सुनते हैं। दर्द क्यों हुआ, याद रखना, जब आप दौड़ रहे होंगे, बहुत स्पीड से दौड़ रहे थे, जब बहुत तेज चल रहे थे, मेहनत करते एक्सरसाइज कर रहे थे, आपकी मसल्स काम कर रही थी और मसल्स जल्दी जल्दी काम कर रही थी, हिल रही थी। मसल्स को हिलने डुलने के लिए एनर्जी की जरूरत होगी कि नहीं होगी? हाँ होगी। हम एनर्जी कहां से मिलता है? हमको रिस्पायरेशन से मिलता है। हम सांस लेते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन से मिलती है एनर्जी। लेकिन जब आप बहुत फास्ट दौड़ रहे होते हैं, बहुत ज्यादा फास्ट, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, उस समय ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी बॉडी को, और ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो बॉडी एरोबिक रिस्पायरेशन उसको कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो बॉडी दोनों रिस्पायरेशन सेम टाइम पे करेगी, एरोबिक भी करेगी और एनारोबिक रिस्पायरेशन, दोनों के दोनों रिस्पायरेशन एट ए टाइम उसमें आपकी बॉडी में चलने लगेंगे। एरोबिक और एनारोबिक दोनों रिस्पायरेशन एक साथ चलेंगे साइमल्टेनियसली, और जब दोनों रिस्पायरेशन चलेंगे तो एनारोबिक रिस्पायरेशन दौरान क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। आपकी मसल्स में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, आपकी मसल्स में लैक्टिक एसिड बन जाएगा और लैक्टिक एसिड आपकी मसल्स में जम जाएगा, और लैक्टिक एसिड के जमने की वजह से आपकी बॉडी में पेन होगा, मसल्स में पेन होगा। तो मसल्स में पेन क्यों होगा? दौड़ने से, एक्सरसाइज करने से, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड के जम जाने की वजह से। लैक्टिक एसिड कहां से आया? एनारोबिक रिस्पायरेशन से आया। एनारोबिक रिस्पायरेशन क्यों हुआ? एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए थी जो एरोबिक रिस्पायरेशन पूरा नहीं कर पा रहा था, तो एनारोबिक भी हो गया आपके बॉडी में। और एनारोबिक रिस्पायरेशन भी हो गया, इस कारण से आपके शरीर में लैक्टिक एसिड बन गया और लैक्टिक एसिड जमा हो गया बहुत सारा, और लैक्टिक एसिड बहुत सारा जम गया, इसकी वजह से आपको दर्द उठ गया। अब ठीक कैसे होगा दर्द? लैक्टिक एसिड को हटा दो वहां से तो दर्द ठीक हो जाएगा। मसल से लैक्टिक एसिड हटा दो। उसके लिए क्या करेंगे? हम हाथ पैर को दबाएंगे, दबाने से क्या होगा? ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा और लैक्टिक एसिड पूरी बॉडी में फैल जाएगा और दर्द ठीक हो जाएगा। हाथ पैर दबाते हैं, मसाज करवाते हैं हम लोग दर्द होने पे। दूसरा उपाय बताओ, गर्म पानी से सिकाई कर लेंगे। गर्म पानी से सिकाई करेंगे, वहां ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और जिसकी वजह से वहां का लैक्टिक एसिड जो जम गया वहां पर, वो पिघलकर वहां से हटकर पूरी बॉडी में फैल जाएगा और दर्द ठीक हो जाएगा। तीसरा उपाय बताओ, मूव लगाएंगे। मूव क्या होता है? नाम से मालूम चल रहा है, MOVE। मूव मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, चीजों को एक जगह दूसरी जगह ले जाएगा। किस चीज को? लैक्टिक एसिड जम गया आपके पैर की मसल्स में, उस लैक्टिक एसिड को यहां से वहां ले जाएगा और लैक्टिक एसिड जब फैलेगा तो पूरी बॉडी में फैल जाएगा। अच्छा, पूरी बॉडी में फैलेगा तो क्या पूरी बॉडी में पेन होगा? नहीं, पूरी बॉडी में फैलेगा तो ब्लड में ऑक्सीजन भी तो है, ऑक्सीजन से जैसे कांटेक्ट में आएगा लैक्टिक एसिड का पूरा कंप्लीट एरोबिक रिस्पायरेशन हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। लैक्टिक एसिड इनकम्प्लीट रह गया था ना, आधा में रुक गया था। क्यों रुक गया था? आधा में ऑक्सीजन नहीं मिली थी। ऑक्सीजन जैसे मिलेगी लैक्टिक एसिड खत्म हो जाएगा। तो उस जगह पर ऑक्सीजन पहुंचाना है हमको। कैसे पहुंचाएंगे ऑक्सीजन? ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर। और ब्लड सर्कुलेशन कैसे बढ़ाएंगे? दबाकर, मूव लगाकर, मालिश करके, गर्म पानी से सिकाई करके, कुछ भी करके ब्लड सर्कुलेशन वहां का बढ़ा देना है। अगर वहां ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली वहां ऑक्सीजन पहुंचेगा, ऑक्सीजन पहुंचेगा तो लैक्टिक एसिड खत्म, और लैक्टिक एसिड खत्म वहां से अपना दर्द खत्म। चलो याद रखना कि मसल्स में कौन सा एसिड बनता है? लैक्टिक एसिड का जम जाता है। इसी कारण से मसल्स में दर्द होता है, सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, लाल नीला पड़ जाता है। अब हम बात करें एरोबिक रिस्पायरेशन कहाँ होता है? तो सभी ऑर्गेनिज्म में होता है लगभग में, जितने भी एरोबिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, एनारोबिक रिस्पायरेशन की बात करें। एनारोबिक रिस्पायरेशन किस किस के शरीर में देखने मिलता है, कहां कहां देखने मिलता है? एनारोबिक रिस्पायरेशन आपको कुछ बैक्टीरिया में, सम बैक्टीरिया में देखने मिलेगा। कुछ बैक्टीरिया एनारोबिक रिस्पायरेशन करते हैं, सम एनारोबिक बैक्टीरिया में देखने मिलेगा। और किस में देखने मिलेगा? लोअर पैरासाइट, जितने भी लोअर पैरासाइट, लोअर पैरासाइट में देखने मिलेगा। प्लांट में पैरासाइट है, एनिमल में पैरासाइट है। पैरासाइट मतलब दूसरे के शरीर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट में देखने मिलेगा, जैसे एस्केरिस हो गया, ठीक है, टीनिया हो गया। और कहां देखने मिलेगा? अभी हमने बताया एक नाम, मसल्स में।
आपकी मसल्स में देखने मिलेगा, और कहा मिलेगा, आरबीसी में, रेड ब्लड सेल में भी देखने मिल सकता है। कभी कभी मसल्स में, आरबीसी में, लोअर पैरासाइट में और कुछ बैक्टीरिया में आपको एनारोबिक रिस्पायरेशन देखने को मिल सकता है। याद रहेगा, एनारोबिक रिस्पायरेशन किसमें किसमें देखने मिल सकता है, आपके शरीर में कहां देखने मिल सकता है, मसल्स में और आरबीसी में, रेड ब्लड सेल में। यहां पर आपके एनारोबिक रिस्पायरेशन हो सकता है। एनारोबिक रिस्पायरेशन की डिस्कवरी पहली बार किसने की थी, कॉस्टीचेव नाम के, KOSTYCHEV, कॉस्टीचेव नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार एनारोबिक रिस्पायरेशन को खोजा था। एनारोबिक रिस्पायरेशन किसने डिस्कवर किया था, कॉस्टीचेव नाम के साइंटिस्ट ने एनारोबिक रिस्पायरेशन को खोजा था। एनारोबिक रिस्पायरेशन कितनी एनर्जी मिलती है, बहुत कम, कितनी, ओनली 2 ATP का फायदा होता है। एनारोबिक रिस्पायरेशन और फर्मेंटेशन कैसा रिस्पायरेशन है, इनकम्प्लीट रिस्पायरेशन है। इसमें ज्यादा एनर्जी किसमें बढ़ा जाती है,